हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास का जो अपने इतिहास की किताब है, इतिहास के अंदर हमने सिक्स्थ क्लास को शुरू किया हुआ है और एनसीईआरटी के माध्यम से आज हमारा ये एट्थ जो चैप्टर है, एट्थ जो अध्याय है सिक्स्थ क्लास का, वो डिस्कस जारी है हमारा। और आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे सिक्के, यानी सिक्के किस प्रकार से प्राचीन समय में बनाए जाते थे, सिक्के का उस समय किस चीज़ में इस्तेमाल होता था, क्या सिक्के धातुओं के होते थे या फिर अन्य किसी चीज़ से बनाए जाते थे, सिक्के गोलाकार थे या किस प्रकार के सिक्के थे, उन सभी के बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ हम उस ज़माने में किस प्रकार से व्यापार चलता था, उस सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्कों का महत्व, सिक्के क्या थे। देखिए, पृष्ठ नंबर 82 पर, पृष्ठ नंबर 82 पर दी गई एक कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं। तो ये हजारों की संख्या में सिक्के मिले हैं। भारत के अंदर आपका भिवानी के पास जो मिताथल है, सोनीपत है, खरखोदा है, खोखराखोट, ये यहाँ से विभिन्न प्रकार के सिक्के ढालने की जो आपके टकसालें थी, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। तो ये संपत्ति को आंकने का एक तरीका था। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के। इनको आहत क्यों कहा गया, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। आहत इनको इसलिए बोला गया था क्योंकि इनके ऊपर जिस राज्य से ये बनाए जाते थे, जिस राज्य से ये जारी किए जाते थे, उसके मोहर इस पर लगी हुई थी। ये सिक्के जो आज सिक्के हैं, ये लगभग 500 साल तक चले सिक्के। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके ऊपर मूर्तियों को ठप्पा मार करके बनाया जाता था। विनिमय के अन्य साधन देखिए क्या क्या थे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़िए और पता लगाइए कि विनिमय का क्या विचार। देखिए, खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है समुद्र के किनारे। ये क्या दिखाया जाता है, बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि नमक का व्यापार। और क्योंकि नमक जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर ही नमक का जो निर्माण किया जाता था, और वहाँ से व्यापारी लोग किस प्रकार से अपने सामान को ऊँटों पर लाद कर, अपने पशुओं पर लाद कर या समुद्री जहाज़ों में लाद कर लाते थे। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे? जो स्थानीय वस्तुएं होती थी उन्हीं के साथ व्यापारी लोग जो हैं इन वस्तुओं का लेन देन करते थे, जिसको कि वस्तु विनिमय कहा जाता था। ये देखिए नगर। अब हम किसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा? नगरों के बारे में। देखिए, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नगरों के महत्व के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। जैसे कि मथुरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राचीन समय में थी। प्राचीन समय भी मथुरा जो है धार्मिक केंद्र रहा था। श्री कृष्ण का जो संबंध है श्री कृष्ण जी का यहाँ से, तो इस प्रकार से जो शहर थे या तो किसकी वजह से होते थे? धार्मिक केंद्रों की वजह से या शिक्षक केंद्रों की वजह से इनका महत्व होता था। देखिए, आज से लगभग 2500 साल पहले, इससे भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर बना रहा कौन? मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। वो मुख्य मार्ग कौन से थे? इनमें एक रास्ता तो जाता था उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम क्या हो गया अपना, इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया जो होता है अपना, ये इस साइड वाला एरिया, इस साइड से इस तरफ जा रहा है उत्तर पश्चिम। जो दूसरा रास्ता ये पूर्व की तरफ जाता था, और दूसरा रास्ता उत्तर दक्षिण से, यानी उत्तर दक्षिण का मतलब ऊपर से नीचे की दक्षिण की ओर जाने वाला, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता था। तो इस प्रकार से रास्तों का भी काफ़ी महत्व था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में आने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, भोजन बनाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र के कारण भी प्रसिद्ध था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अच्छी सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यानी मूर्ति कला का केंद्र भी था मथुरा।
मूर्तिकला, ये एक तरह से एक स्कूल भी चलता है, मथुरा मूर्तिकला का एक स्कूल चलता है भैया आपका। लगभग 200 साल पहले 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बना। कुषाण, मथुरा किसकी राजधानी बना था? कुषाणों की। सूरसेन, जो सूरसेन साम्राज्य था उसकी मथुरा राजधानी हुआ करती थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा के बारे में देखिए, मथुरा में प्रस्तर खंडों, प्रस्तर खंड पत्थर के टुकड़ों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख किस जमाने से हैं? जो स्त्रियां तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी ये किसके संबंध में है? ये मठ, ये मंदिरों को या मठों को जो दान दिया गया था पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, उसका उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, कौन कौन लोग? राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, ये जो शिल्पकार हैं ये इस प्रकार के लोग जो दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के एक अभिलेख में किसका वर्णन मिला है? सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टोकरी बुनने वाले व अन्य माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी इस जो अभिलेख के अंदर देखने को मिला है। तो देखिए, मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। ये जो व्यवसाय अभी हमने डिस्कस किए, इनको आपने एक लिपिबद्ध तरीके से लिखना है। यही आपकी लिपि बन जाती है, जो कि हड़प्पा से किस प्रकार से भिन्न थी, ये यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, शिल्पकार, शिल्पकार लोग कौन थे? देखिए, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। शिल्प क्या है भाई? जो हाथ से मनुष्य जो है मूर्ति बनाता था या अन्य प्रकार की जो मन के बनाने वाले, ये शिल्पकार होते थे। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले बर्तन कहा जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे लकड़ी का काम करने वाले लोग रहे होंगे, उनकी जो लकड़ियाँ हैं वो दिमाग या अन्य कई कारणों से वो ख़त्म हो गई होंगी, या जैसे कि स्क्राइब रहे होंगे, लेखक लोग रहे होंगे, उनकी जो लिखाइयाँ हैं वो भी जो काफ़ी समय हो जाने की वजह से बर्बाद हो गई होंगी। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चला कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था उस दौरान। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। उत्तर के अंदर ये उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र एरिया है, जहाँ से आजकल नरेंद्र मोदी जी का ये क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। और दक्षिण में मदुरई, जो कि तमिलनाडु के आसपास का एरिया है, ये उस समय कपड़े के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों ही मिलकर के काम करते थे, यानी दोनों ही यहाँ पे काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लग गए थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, श्रेणी क्या थी? तो श्रेणी क्या थे? व्यापारी और शिल्पकारों के जो संघ थे उनको श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना होता था। जबकि व्यापारियों की श्रेणी का संचालन, श्रेणियां जो है वो व्यापार का संचालन भी करती थी। श्रेणियां क्या करती थी? ये श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। ये जो श्रेणियां हैं, श्रेणियों के जो मेंबर होते थे वो व्यापारियों के अतिरिक्त पैसे को अपने पास रखते थे, एक तरह से बैंक का काम करते थे। और जो व्यापारी आता था जिसके पास पैसा नहीं होता था, उसको ये पैसा उधार भी देते थे। जहाँ लोग पैसा जमा कर सकते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, यानी जो जमा करने वाले होते थे उनको ये कुछ हिस्सा लौटा भी दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दान में दे दिया जाता था। तो ये उस समय के धार्मिक जो बैंकर थे उनके बारे में चर्चा थी। देखिए, उत्तरी काले चमकीले बर्तन, ये NBPW, ये क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पोर्टवेयर। तो ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर इनको रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी चढ़ाई जाती थी, जिसकी वजह से ये काले हो जाते थे। वरना आग में पकाने पर बर्तन लाल हो जाता है, लेकिन इन पर काला लेप होने की वजह से ये काले बर्तन हो जाते थे। इस बर्तन को शीशे जैसी
चमक प्रदान की जाती थी, यानी इस पर पॉलिश की जाती थी जिससे कि इसमें चमक बन जाए। तो इस प्रकार से ये शिल्पकार का जो है बनाने का, किस प्रकार से ये बर्तन बनाए जाते थे उसके बारे में हमने जाना। देखिए, सूत कातने और बुनने के नियम, सूत कातने और बुनने के क्या क्या नियम थे उनके बारे में जानिए। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। सूत कातने और बुनने के नियम कहाँ से लिए गए हैं? अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बना कि सूत कातने के नियमों का वर्णन किस बुक में है, कौन सी किताब में है? तो वो आपका अर्थशास्त्र में है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता है। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है, इस बुक के अंदर क्या किया गया है? वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। यानी एक विशेष अधिकारी होता था यहाँ पर, इसके अनुसार एक विशेष अधिकारी होता था, उसकी देखरेख में सूत की कताई की और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाशग्रस्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। यानी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो नौकर होते थे उन सभी को इसके अंदर काम में लिया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक भी दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और तैयार माल वापस भेज सकती थी। अब देखिए, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यानी सुबह सुबह लेकर के जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उस निरीक्षक को सजा दी जाती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। देखो कितने भयंकर जो जुर्माने थे, कितने कठिन उस समय के परिस्थितियां रही होंगी, काम करने वालों पर को किन किन मुसीबतों को झेलना पड़ा होगा। देखिए, क्योंकि ये क्या है कि भाई समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, काम लेट भी हो सकता है, काम देरी से हो सकता है। तो ऐसे में सजा के तौर पर देखिए क्या था कि अंगूठा भी काटा जा सकता था। देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं। अब हम अगले क्षेत्र को बारे में जानेंगे। अरिकामेडु। अरिकामेडु एक ये बंदरगाह है पुदुचेरी के पास। मानचित्र 7 में अरिकामेडु को ढूंढो। पृष्ठ 88 के अंदर 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को भी पढ़िए। यानी पिछले अध्याय में हमने रोम के बारे में पढ़ा था। लगभग 2200 ईस्वी से 1900 साल पहले, यानी अरिकामेडु एक पत्तन था। अरिकामेडु क्या था? एक पत्तन। पत्तन क्या होता है? जो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं, वहाँ पर जो विदेशों से माल लाया जाता है उसको उतारा जाता है और जहाँ विदेशों को माल भेजना होता है उसको उन समुद्री जहाज़ों के अंदर लोड किया जाता है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे भी जाते हैं। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा क्या होता है? एक अपना जो बर्तन, जो जार जैसा बर्तन होता है, मर्तबान जिसको बोलते हैं आम भाषा में, उस प्रकार के बर्तन थे एम्फोरा। वैसे बर्तन भी यहाँ से मिले हैं इस गोदाम से, भूमध्य रेखा के आसपास से। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों को रखा जा सकता था। इनमें दोनों तरफ क्या होते थे? पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ एरेंटाइन कहाँ का है? इटली से। एरेंटाइन कहाँ का बर्तन है? इटली का। तो इस जैसे मोहर लगे लाल चमकीले बर्तन भी मिलते थे। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र का नाम दिया जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। किसको? एरेंटाइन को। तो ये कुछ ऐसे बर्तन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये मोहर लगे हुए हैं, ये कुछ नंबर जो लिखे हुए हैं, कुछ इस पे लिपियाँ जो लिखी गई हैं, इनको देखिए। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिज़ाइन क्या, यानी कि उनकी जो संरचना है वो रोम से ली गई थी इनकी बनावट, लेकिन बनाया इनको यहीं पे जाता था। यहाँ रोमन लैम्प
शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो मनके बनाने का कारखाना, अगर जो कारखाना देखा जाए तो ये चितकांगे डोर, कहाँ पर, अपने जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, बलूचिस्तान अपना जो गुजरात से आगे जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान, वहाँ पे चितकांगे डोर। और भारत के अंदर देखें तो आपका जो धोलावीरा है, यहाँ से मनके बनाने के काफ़ी कारखाने मिले हैं, काफ़ी स्थान मिले हैं। लोथल के अंदर भी मनके बनाने की काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो इस अभिलेख के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था भाई, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी लिपि भी बोला जाता है। तमिल ब्राह्मणी लिपि भी इसी को कहा जाता है। तो अब ये देखिए अन्यत्र के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रोम के बारे में। तो रोम एक ऐसा शहर, जैसे कि इंग्लिश के अंदर एक प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है, ऑल रोड लीड्स टू रोम। यहाँ पर ऑल रोड्स लीड्स टू रोम का मतलब होता है कि आप मेहनत करें तो कोई भी रास्ता सफलता की तरफ जाता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आएगी। ऑल रोड लीड्स टू रोम का मतलब यही होता है कि मेहनत करने से सभी रास्ते आपके खुल जाते हैं। तो मानचित्र 6 में देखिए, रोम को ढूंढो, यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, यानी जब हमारा गंगा घाटी का विकास हो रहा था उसी समय रोम का भी विकास हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। आजकल रोम किसकी राजधानी है? पेरिस की, ये सॉरी, रोम इटली की राजधानी है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था भाई। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था उनमें से कौन था? अगस्टस, जिसको अगस्त भी बोला जाता है। ये अगस्टस जो कि अरस्तु और इनका संबंध आपस में है, अगस्टस अरस्तु, ठीक है। ये काफ़ी चर्चित लोग रहे हैं, इतिहास के जानकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं। तो अगस्टस ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया था। उन्होंने कहा कि रोम ईंटों का शहर था। अगस्टस के अनुसार रोम क्या था? ईंटों का शहर था। अगस्टस ने इनको किसका बनवाया? संगमरमर का शहर बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिरों तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल जिनको बोलते हैं, एम्पी थिएटर जिनको बोला जाता है, इनका निर्माण करवाया। और इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह बनवाई गई। सीढ़ीनुमा क्या बनवाए गए? एम्पी थिएटर जो थे, यहाँ पर सीढ़ीनुमा स्टेडियम बनवाए गए ताकि दर्शक यहाँ पर बैठ सकें। यहाँ लोग क्या करने के लिए आते थे? देखिए, कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुष अलग अलग समय निर्धारित थे। क्या थे इनके लिए? पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु जिनको एक्वाडक्ट भी बोला जाता है, तो बड़े बड़े जलवाही यहाँ जहाँ से जल की निकासी होती थी वो बनाए गए थे ताकि शहर के स्नानागारों, फवारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जा सके। ये इस प्रकार का जो प्रबंध है ये आज से 2000 साल पहले भी देखिए इतिहास में आपको ये प्रमाण मिल रहे हैं। ये आज तो हम आज के चकाचौंध को देख करके इतने हर्षित हो उठते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ये प्राचीन समय में भी चलती थी। तो आज के लिए हमने वीडियो में जो डिस्कस किया है, रोम के बारे में जाना, प्राचीन समय में लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते थे, किस प्रकार से नगर अस्तित्व में आए, उनके बारे में जाना। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन क्यों था, इसके बारे में जाना। सूत काटने और बुनने के नियम कहाँ से लिए गए, इनके बारे में जाना। और साथ ही साथ हमने जाना शिल्प तथा शिल्पकार ये किस प्रकार के कार्यों के अंदर लगे हुए थे, इन सभी के बारे में जाना। तो आज यह चैप्टर अपना जो है यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी का जो डिटेल स्टडी उसके बारे में वो चल रही है। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6th क्लास का जो 9th चैप्टर है, 9वां अध्याय है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।